हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विकास के सिद्धांतों की, जिसमें हम अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे ये टॉपिक में आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम कुल 8 सिद्धांतों की बात करेंगे और एक दिशा के सिद्धांत को मिलाकर 9 सिद्धांत कुल हो जाते हैं। तो इन 8 सिद्धांतों को 8-9 जितने भी होते हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको देखना है। बहुत अच्छे से हम लोग इनको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहले सिद्धांत की बात करें तो ये कहता है कि जो विकास होता है वो सतत प्रक्रिया होती है। मतलब विकास क्या होता है, जीवन भर निरंतर चलता रहता है। इसी को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। आपने सुना होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। मतलब वो रुकता नहीं है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा मान के चलिए आज 1 साल का था और आपने देखा कि उसकी हाइट जितनी थी वो 5 साल बाद भी उतनी रह गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं तरीके से विकास करता रहेगा। अगर एक प्रौढ़ व्यक्ति है जिसकी हाइट ऊंचाई सब बढ़ चुकी है, वजन एक प्रॉपर बढ़ चुका है, तब भी उसका मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, ये सब तो होता ही रहेगा। तो विकास कभी रुकता नहीं है, विकास लगातार बिना रुके चलता रहता है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमको क्या देखना है कि विकास क्या होता है, सतत होता है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। ये हमारा पहला सिद्धांत है। आपको ये सिद्धांत सुनने में नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो कई बार इतने कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि बच्चे उनमें उन क्वेश्चंस में इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे उनको भी नहीं बना पाते, सरल सरल क्वेश्चंस को। तो आपको ध्यान से इन सिद्धांतों को पढ़ना है, ठीक है। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करें, जो कहता है कि विकास जो होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है। मतलब कि विकास एक निश्चित क्रम में चरण बाई चरण चलता रहता है। विकास में सबसे पहले अगर शैशवावस्था होगी तो उसके बाद बाल्यावस्था होगी, उसके बाद किशोरावस्था होगी, उसके बाद युवावस्था होगी, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होगी, उसके बाद वृद्धावस्था होगी। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति पहले शैशवावस्था में था और बाल्यावस्था को उसने छोड़ दिया और सीधा चला गया युवावस्था में। ऐसा तो हो नहीं सकता। या इसका एक क्रम होगा और एक क्रमबद्ध होगा, एक निश्चित क्रम में होगा। शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था। हर चीज़ में उनके जो गुण होंगे अलग अलग होंगे। एक बच्चा जो होता है, मान के चलिए कि अभी उसकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये शैशवावस्था में भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाए और वृद्धावस्था में सब कुछ भूल जाए। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज हर चीज़ घटित होगी। चाहे वो भाषा का विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, हर विकास जो होगा वो क्या होगा, क्रम से होगा। मतलब विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, विकास क्या होता है, सतत होता है। और दूसरा पॉइंट क्या, विकास क्रमिक होता है। क्या होता है, सीक्वेंशियल। क्रमिक को क्या बोला जाता है, सीक्वेंशियल। मतलब कि एक सीक्वेंस में घटित होता है, ठीक है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे सिद्धांत हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले नहीं है, लेकिन एग्जाम में कई बार आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान से समझना है। इसमें एक लिखा है, विकास की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि जो हर बच्चे के जो विकास की गति होती है वो अलग होगी। मतलब मान के चलिए कि कोई बच्चा है, कोई बच्चे ने क्या किया, 1 साल में चलना सीख गया वो बच्चा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि वो 1.5 साल का हो गया और अभी भी रेंग ही रहा है, मतलब अभी भी उसको चलना नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे कि एक बच्चा का विकास तो हो रहा है पर दूसरे का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों बच्चों का विकास हो रहा है, लेकिन हर बच्चे की जो विकास की गति है वो अलग अलग होगी। इसीलिए क्या होगा, मान के चलिए एक बच्चा बहुत तेज़ी से चलना सीख रहा है, दूसरा उसके कम तेज़ी से सीख रहा है। कोई बच्चे के दूध के जल्दी टूट जाते हैं, किसी के लेट टूटते हैं। विकास दोनों कर रहे हैं, पर विकास की जो गति होगी उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। वो हर व्यक्ति में क्या होगी, अलग अलग होगी। आपको समझ आ गया कि हर बच्चे का जो विकास होगा अलग गति से होगा। हर बच्चे को हम सेम तुलना में नहीं डाल सकते, हर बच्चे को सेम तराजू में नहीं तोल सकते। विकास की अवस्थाएं भले उनमें सेम रहे, उनका क्रम भी सेम रहे, लेकिन विकास की जो दर होगी वो भिन्न भिन्न होगी। मतलब हर बच्चे में विकास अलग अलग गति से होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के पॉइंट की, जो क्या कहता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। मतलब कि जो जनरल एबिलिटीज़ है किसी भी व्यक्ति में, वो पहले आ जाती हैं और उसके बाद जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है वो बाद में आती है। जैसे मान के चलिए, एक सामान्य रूप से बोलना
हर व्यक्ति सीख जाता है, हर बच्चा सीख जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक विशिष्ट स्पीकर बनने की, कोई बहुत अच्छा वक्ता है, कोई बहुत अच्छे से अपनी बातों को समझा पा रहा है, वो बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति में विशेष क्षमताएं होनी चाहिए। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा कि सामान्य जो विशेषताएं है, बोलना, थोड़ा बहुत चलना, ये सब तो सामान्य क्षमताएं सब में विकसित हो जाती है शुरुआत में। लेकिन वो धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ती है, विशिष्ट की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे उसको अनुभव मिलता है। मान के चलिए कि हर व्यक्ति में क्षमता होती है कि वो थोड़ा बहुत दौड़ पाए, लेकिन क्या हर व्यक्ति मिल्खा सिंह बन सकता है, क्या नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो जो अनुभव है उसके एक तरीके के नहीं होंगे। कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी होंगे जो हमसे तेज़ दौड़ लेते, कोई हमसे भी स्लो दौड़ते। तो स्लो दौड़ने वालों को उस तरीके के एक्सपीरियंस नहीं मिले, हालांकि मैच्योर तो वो भी उतने ही थे। मतलब कि विकास क्या हो रहा है, एक जनरल एरिया से एक विशिष्ट एरिया की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक सामान्य रूप होगा और उसके बाद वो विशिष्ट रूप लेता है। मतलब शुरुआत में बच्चे में एक जनरल स्किल्स होगी जिसमें उसका चलना हो गया, बोलना हो गया, और फिर बाद में अगर उन स्किल्स पर वो काम करे, उनको अच्छे एक्सपीरियंस मिले, अच्छे वातावरण में वो रहे, तो वो बहुत अच्छे से उनको निखार सकता है। कोई बच्चे में अगर शुरुआत से ही अगर खोजी प्रवृत्ति है तो बाद में साइंटिस्ट भी बन सकता है। कोई बच्चे में अगर शुरुआत में एक थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशनल या फिर उपचारात्मक स्किल है तो डॉक्टर बन सकता है। तो मतलब व्यापक क्षमताएं बाद में विकसित होंगी। तो अगर हमको कोई बोले कि विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ता है, तो हमको क्या बोलना है कि विकास सामान्य दिशा से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, आप लोग के पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप काइंडली कमेंट में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको, मैं तो बोलता हूँ आप लोग इसको स्टार लगा ही लीजिए, क्योंकि हर बार इससे एक क्वेश्चन तो जरूरी बनने वाला है इस सिद्धांत से। तो इसमें क्या बोला गया है, विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन। मतलब क्या होगा कि एक बच्चा है, उसका वंशानुक्रम एक प्रकार का होगा। वंशानुक्रम का मतलब उसने जो जेनेटिक्स जो अपने माँ बाप से गुण जो लिए हैं, जो उसको क्या मिले हैं, एक जन्म के साथ मिले हैं, तो वो वंशानुक्रम। और वातावरण क्या है, जो एक्सपीरियंस वो लाइफ टाइम करने वाला है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों का देखिए दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर प्लस का सिंबल आ गया था, ये है इनटू, मतलब एक गुणा का सिंबल है। आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल है वही क्या होता है, एक बच्चे का विकास होता है। मतलब विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब जब वंशानुक्रम वातावरण एक साथ काम करेंगे तभी संपूर्ण विकास क्या होगा, संभव होगा। मान के चलिए किसी बच्चे में अ, पढ़ने की स्किल्स बहुत अच्छी है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, बहुत अच्छे से स्टडी कर पाता है। लेकिन क्या बताइए, अगर बचपन से आप उसको स्कूल भेजिए ही ना, कोई किताब पढ़ने ही ना दीजिए, तो क्या वो बहुत अच्छा एकेडमिक लेवल पर परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा। मतलब उसके लिए जो जेनेटिक्स है वो भी उतने इंपॉर्टेंट है और वातावरण भी उतना इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों मिलेंगे तभी बच्चा क्या होगा, विकास कर पाएगा। वरना अगर ये दोनों चीज़ें उसको अच्छे से नहीं मिल पा रही तो विकास नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, लेकिन उनके घर का वातावरण इस तरीके का नहीं होता जिसकी वजह से उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो उसमें क्या है, मतलब कि उनका जो वातावरण है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कुछ बच्चे क्या होंगे कि उनको वातावरण तो बहुत अच्छा मिला हुआ है फिर भी वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब क्या है, उनका वंशानुक्रम अच्छा नहीं है। मतलब उनको जेनेटिक्स जो मिले हुए हैं वो उतने स्पेशल नहीं है कि वो कुछ कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर कोई सामान्य जेनेटिक वाला भी व्यक्ति है तो अच्छे एक्सपीरियंस लेकर वो भी बहुत आगे की चीज़ें कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तब भी होती है। अब हम बात करेंगे कि विकास क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। मतलब विकास का क्या होता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे क्या विकास का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो मान के चलिए अगर आपने एक छोटे बच्चे को देखा और किसी ने आपसे पूछा कि 10 साल बाद ये क्या होगा, तो आप कह देंगे कि 10 साल बाद एक बालक बनेगा। क्योंकि आप उसकी स्टेज के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर वो शैशवावस्था में है तो जरूर सी बात है कि वो बाल्यावस्था में जाएगा। मतलब कि क्या है, आप एक जनरल प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। कुछ निश्चित पैटर्न होते हैं और एक क्रम होता है जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, और इन्हीं क्रम का क्या होगा, विकास पालन करेगा। हाँ, अगर कोई बोले एग्जैक्ट ये किस हाइट का होगा, एग्जैक्ट इसकी पर्सनालिटी क्या होगी, एग्जैक्ट इसका सोचने का स्तर क्या होगा, तो ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि विकास को भी एक हद से ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, विकास कुछ हद तक क्या होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, कुछ कुछ हद तक इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग के दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और इसको याद रखना कि ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, या इनटू आएगा, प्लस नहीं। अगर आपसे एग्जाम पूछे क्या वंशानुक्रम प्लस वातावरण इक्वल्स टू विकास, तो गलत है। अगर वंशानुक्रम इनटू वातावरण इक्वल्स टू विकास तो सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
अब देखते हैं 7th और 8th पॉइंट। तो इसमें क्या बोला गया है 7th पॉइंट में कि विकास के सभी कारकों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। विकास के सभी कारक मतलब वो कारक क्या हो सकते हैं? वो शारीरिक कारक हो सकते हैं, मानसिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, भावनात्मक कारक हो सकते हैं, भाषाई कारक हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कारक हो सकते हैं। उसमें परिपक्वता भी एक कारक हो जाता है, एक्सपीरियंस एक कारक हो जाते हैं, एक्टिविटी एक कारक हो जाता है। मतलब बहुत सारे जो कारक है उनके मध्य निरंतर अंतःक्रिया क्या है? होती रहती है। मतलब क्या होगा? जो शारीरिक कारक होगा वो किसको? मानसिक को प्रभावित करेगा, मानसिक भावनात्मक को प्रभावित करेगा, शारीरिक सामाजिक को प्रभावित करेगा, सामाजिक भावनात्मक को। मतलब हर जो एक फैक्टर है वो एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहेंगे और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकास का एक स्पेशल पैटर्न बनाएंगे, जिससे कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इफेक्ट होगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब कि हर जो कारक है, अलग अलग प्रकार के कारक हो सकते हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा प्रभावित करते रहेंगे, उनके मध्य निरंतर इंटरेक्शन अंतःक्रिया चलती रहेगी। अब हम बात करने वाले हैं 8th पॉइंट की। 8th पॉइंट क्या बोल रहा है कि विकास के जो सभी प्रकार हैं। देखिए, कारक ऐसी चीज़ें होती है जो विकास को अफेक्ट करेंगे और विकास के टाइप अलग अलग होंगे। ठीक है, मतलब शारीरिक, जब हम कारक की बात करें, शारीरिक कारक बोले तो कि जो विकास को अफेक्ट करेगा, हर प्रकार के विकास को। लेकिन अगर हम शारीरिक प्रकार के विकास की बात करें तो वो बात कर रहा है कि बॉडी कैसे विकसित हो रही है, तो दोनों एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? शारीरिक प्रकार का विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सभी क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड है। मतलब सभी विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका शारीरिक विकास बहुत वीक है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका आपके सामाजिक विकास पर, आपके मानसिक विकास पर, आपके भावनात्मक विकास पर और कहीं न कहीं आपके नैतिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सामाजिक रूप से बहुत अच्छे हैं तो आप अपने अपीयरेंस को लेके कॉन्फिडेंस होगी, तो आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा। आप मानसिक रूप से संतुष्ट होगे तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा। आप अगर जनरली हैप्पी है और अगर आप अपने आप से संतुष्ट है तो आप नैतिक रूप से भी बहुत अच्छे होंगे और आप भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ेंगे। अगर कोई भी एक फैक्टर इनमें से गलत होता है तो सभी फैक्टर पर उसका बराबर से प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब कि विकास के जो सभी प्रकार है, शारीरिक प्रकार का विकास, मानसिक प्रकार का, जैसे हमने फिजिकल पीसीएससी से याद किया था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। मतलब कि शारीरिक, संज्ञानात्मक और सोशल और इमोशनल मतलब भावनात्मक, ये सभी विकास क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लगातार अफेक्ट करते रहते हैं। मतलब विकास के सभी कारक भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और विकास के सभी प्रकार भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, 7th और 8th पॉइंट समझ आ गया होगा। अब एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा विकास सतत है, विकास कॉन्टिन्यूस है, विकास कभी रुकने वाला नहीं है। ये क्या होगा? शैशवावस्था से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था लगातार चलता रहेगा। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था ही आएगी, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही आएगी, शैशवावस्था के बाद युवावस्था नहीं आ सकती, किशोरावस्था के बाद बाल्यावस्था नहीं आ सकती। मतलब इसका एक निश्चित पैटर्न है, एक क्रम है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल है, यहाँ कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि विकास का जो क्रम है वो तो सब में सेम रहेगा, लेकिन विकास का जो रेट है, विकास की जो दर है, विकास की जो गति है, वो सब में भिन्न भिन्न होगी। से 4th पॉइंट क्या था? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होगा। मतलब सबसे पहले सामान्य कौशल विकसित होंगे। सामान्य कौशल जिसमें चलना, हंसना, बोलना, ये सब चीज़ें हैं। और जब उनमें स्पेशलाइजेशन करने की बात होगी, जैसे चलने की अगर हम बात करें चलने दौड़ने में स्पेशलिटी क्या होगी, जैसे मिल्खा सिंह जी ने की। अगर किसी को जनरली तैरना आ पा रहा है, लेकिन माइकल फिलिप्स जो कि जिन्होंने क्या किया था, बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे, सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते थे। तो स्पेसिफिक एबिलिटी जनरल टू स्पेसिफिक जाती है। ठीक है, तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 6th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट और 6th पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया था? विकास और वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब कि वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, पहले समझा भी चुका हूँ। अब देखिए क्या बोला गया? विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मतलब विकास कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है, इसकी अवस्थाएं, इसका क्रम, ये सब प्रेडिक्टेबल है। इसका अगर हम किसी बच्चे को देखेंगे और बोलेंगे कि आज 5 साल बाद ये किस अवस्था में होगा, तो हम बता देंगे कि अगर इस अवस्था में तो ये बाल्यावस्था में होगा। आज के 10 साल बाद किस अवस्था में होगा, तो हम कहेंगे टीनेज में होगा, किशोरावस्था में होगा। लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाना संभव नहीं है। मतलब हम अगर हमको कोई बोले कि बच्चे में किस स्तर का भाषाई विकास हुआ होगा, किस स्तर का बौद्धिक विकास, तो हम नहीं बता पाएंगे। सिंपल सी बात है। मतलब कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल है, पूरी तरीके से नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको इसका।
तो विकास के सभी कारकों के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है, मतलब कि शारीरिक कारक, मानसिक कारक, ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहते हैं। और विकास के सभी जो प्रकार है वो भी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, सभी विकास एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है, जिसको बोलते हैं, ये जैसे आपने देखा अलग अलग सिद्धांत मैंने 8 बताए। अब एक 9वां सिद्धांत क्या होता है, विकास का दिशा का सिद्धांत। ठीक है, इसको आप 9th नंबर डाल सकते हैं। तो ये 9th वाला है, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि विकास के सिद्धांत में 2 दिशाएं बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहली दिशा की अगर हम बात करें तो वो है सेफेलोकॉर्डल और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल को क्या बोला जाता है, इसको सेंटर टू पेरिफेरी बोला जाता है। मतलब कि जो इसमें क्या माना जाता है, विकास जो इसमें जो क्या कहेंगे, विकास जो होगा वो शरीर के केंद्रीय भाग से, मतलब ये जो केंद्रीय एक रेखा मैंने खींच दी काल्पनिक, केंद्रीय भाग से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, बाहरी हाथों पैरों तक, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा, ऐसे इस तरीके से, मतलब एक केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ेगा। और सेफेलोकॉडल की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वाला, ये क्या बात करेगा कि विकास सर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, पैर तक जाएगा, मतलब इसकी क्या होगी, दिशा नीचे की ओर होगी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सेफेलोकॉडल को हिंदी में बोला जाएगा सिर पदोमुखी, और प्रॉक्सिमोडिस्टल को बोला जाएगा समीप दूराभिमुख विकास। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको याद रखना है क्योंकि इंग्लिश में कन्फ्यूजन कम होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेफेलोकॉडल को, अच्छे समझा देता हूँ मैं। विकास सिर से शुरू होगा, सिर के ऊपरी भाग से, और पैरों तक जाएगा, मतलब कि सर से लेके पैर तक विकास की दिशा होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि मान के चलिए आपने एक शरीर के बीच में एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा केंद्र हो गई शरीर का, तो केंद्र से परिधि तक जाएगा। ठीक है, तो अब सेफेलोकॉडल में क्या होगा, जैसे बच्चे, आपने जब छोटे बच्चों को देखा होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपने सिर को हिलाते हैं जब शैशवावस्था में होते हैं, तो उनका धड़ वाला भाग जो होता है थोड़ा स्थिर रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कंधे वाला भाग हिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ हिलेंगे, उसके बाद क्या होगी, धीरे धीरे वो पैरों में गति आएगी, फिर धीरे धीरे वो रेंगना चलना सीखेंगे, मतलब सिर से धड़, धड़ से पैर। ये एक दिशा हो गई। दूसरी दिशा क्या हो गई, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब इसमें क्या होगा, जो सबसे पहले विकास है वो क्या होगा, इस केंद्र वाले भाग का होगा। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले इन कंधों में थोड़ी जान आएगी, मतलब कंधे की मूवमेंट चालू होगी। उसके बाद इस आर्म की मूवमेंट चालू होगी। उसके बाद इस हैंड की मूवमेंट चालू होगी, और उसके बाद इन हथेलियों की, और हथेलियों में भी उसके बाद इन उंगलियों की। मतलब समझ गए कि शरीर के बीच से शुरू होकर परिधि तक जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, निकट, और डिस्टल मतलब क्या होता है, दूर, मतलब समीप दूराभिमुख, मतलब शरीर के केंद्र के समीप से लेकर केंद्र से दूर तक। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, केंद्रीय भाग से, जो हमारे शरीर का बीच का केंद्रीय भाग है, उससे शुरू होकर हाथ पैर जो कि परिधि भाग में आते हैं वहाँ तक। तो ये 2 आराम से आपको याद रखने हैं। कभी भी पूछ लेगा कि सिर से पैर तक कौन सा विकास होगा, सिंपल सी बात है, सेफेलोकॉडल विकास। और अगर कोई पूछे कि शरीर के केंद्र से परिधि की ओर, या फिर शरीर के, मान के चलिए रीढ़ के हड्डी वाले भाग से लेकर उंगलियों के कौन सा विकास हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब दोनों को अच्छे से याद रखना है। आई होप ये सिद्धांत आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।